हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। दे रहा है कि एक आयताकार कुंडली 20 सेंटीमीटर लंबी एवं 10 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल जब भी करते हैं तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और जो डाटा दे रखा है वो आप लिखें। तो अपन सबसे पहले जो दे रखा वो लिख लेते हैं भाई, गिवन। देखिए गिवन क्या क्या है। लेंथ दे रखी है आपको, लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ दे रखी है, चौड़ाई वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जो कुंडली रखी हुई है, ये मान लीजिए कुंडली का तल है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो ये तल जो है वो 30 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, आगे देखें। यदि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, ये जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है ये और कुछ नहीं है, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र है, B का मान है ये। ठीक है, फ्लक्स मत समझ लेना इसको। और ये मान है आपके 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो ये सारे डाटा दे रखा है और अपन देखते हैं कि भाई आंसर जो है वो किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए, जब अपन सारी वैल्यू लिख लेते हैं तो अपने को ये पता है कि कुंडली से संबंध फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स, देखो फ्लक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है BA cos थीटा। BA cos थीटा। यहाँ देखिए B का मान है, A कैसे निकालेंगे भाई? A निकालने के लिए देखो एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो जाएगा आपके 20 गुणा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब अपने को पता है कि फिजिक्स में जो क्षेत्रफल है या लंबाई और चौड़ाई उसको अपन मीटर में मापते हैं और यहाँ सेंटीमीटर में है, तो अपने को इसको बदलना पड़ेगा। और अपन जानते हैं भाई कि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 1 गुणा 1 यानी मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को क्या चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है, तो ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होते हैं 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर हम बदलेंगे, एरिया का मान जो है वो आपके पास आ जाएगा 200 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो थीटा है, अपने को पता है कि जब हम चुंबकीय फ्लक्स पढ़ते हैं तो ये जो थीटा का मान है, थीटा एक्चुअल में किस किस के बीच के कोण होता है, B व क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर के बीच में, B व क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण, सदिश के बीच का बना कोण। तो यहां पर आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए अगला कह रहा है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, लेकिन ये थीटा जो है ये तो डिफाइन है किसके बीच में, B और क्षेत्रफल सदिश के बीच में। और क्षेत्रफल सदिश जो है वो हमेशा कुंडली के तल के लंबवत क्या होता है, बाहर की ओर। ठीक है, तो ये जो कुंडली का तल है ये एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमेशा पढ़ लेना आप कि अगर क्षेत्रफल सदिश के बीच में दे रखा है तब तो अपने को सीधा इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर ये जो एरिया वेक्टर है ये B के साथ कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा आपके पास 60 डिग्री। अब अपने पास सारी वैल्यू है तो इनको रख दीजिए। तो 5B बराबर देखो क्या आ जाएगा, B की वैल्यू है 0.3 गुणा A का मान है 200 गुणा 10 की घात -4 और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई है 60, तो ये हो जाएगा कोस 60।
ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए भाई। तो ये हो जाएगा 0.3 गुणा 2 और 10 की घात 2 इसमें से जाएगा तो 10 की घात -2 बन जाएगा। और cos 60 का मान जो वो कितना होता है भाई, cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो ये 2 से 2 चला जाएगा और यहाँ पर आपके पास यह आ जाएगा 0.3 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, और यह आ जाएगा आपके पास वेबर। ये आपके फ्लक्स का मान हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि 10 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ से पारित फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन निम्न अनुसार होता है। समय t बराबर 0.25 सेकेंड पर विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को देखिए, सबसे पहले जो गिवन है वो डाटा लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, एक तो आपको प्रतिरोध दे रखा है भाई R बराबर 10 ओम। ठीक है, उसके बाद फ्लक्स का मान दे रखा है आपको 5B बराबर कितना है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 वेबर। और कह रहा है कि t बराबर समय भी दे रखा आपको 0.25 सेकंड पर आपको क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल यानी EMF E निकालना है और साथ में प्रेरित धारा का मान भी ज्ञात करना है, ये निकालना भाई। तो देखो यहाँ पर हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, अपने जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो चैप्टर है उसके अंदर फैराडे का दूसरा नियम ये कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ पर सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले क्या लगाएंगे, फैराडे के द्वितीय नियम से फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है भाई कि आपके EMF जो होगा वो d∅b यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर की क्या होता है, बराबर। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, इस 5b का मान आपके पास दे रखा है तो वो रख दीजिए। तो E बराबर माइनस साइन जो वो विरोध को प्रदर्शित करता है इसलिए माइनस साइन आता है। तो ये हो जाएगा d/dt। फ्लक्स का मान रखिए, तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। तो E बराबर माइनस, अब देखो इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 6 का करेंगे, 6t स्क्वायर का। तो 6 तो कांस्टेंट है, वो तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, और ये t स्क्वायर जो है, आपने एक फॉर्मूला याद रखना अवकलन के लिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए d/dx x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलन करना हो तो वो बन जाता है n गुणा x की पावर n-1, यानी x की पावर n का अवकलन जो है वो आपके आएगा n गुणा x की पावर n-1। तो यहाँ x की जगह हम t कर देंगे और n की जगह कितना है, 2 है। तो देखो 6 और ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि n आगे आएगा तो 2, 6 गुणा 2 t 2-1। ठीक है, फिर माइनस साइन, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। dt का dt के सापेक्ष करोगे भाई t/t, तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस 1, और प्लस क्या है, 1 है। अब यहाँ पर कोई t का पद नहीं है, हमारा अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष। तो जब कांस्टेंट राशि का अवकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 0। तो इस प्रकार आपके पास EMF आ जाएगा E बराबर 12t माइनस 5। ये आ जाएगी वैल्यू आपके समीकरण नंबर 2 से। अब आपसे पूछ रहा है कि EMF का मान कहाँ पर निकालना है, t बराबर 0.25 सेकेंड पर। तो समीकरण 2 में t बराबर 0.25 सेकेंड 25 रखने पर तो इसको रखोगे तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ भाई। तो ये EMF का मान आ जाएगा E बराबर 12 गुणा, साथ में देखो माइनस का चिन्ह भी चल रहा है तो उसको भी लिख लेना, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो जब मान रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन 12 गुणा 0.25 और माइनस साथ में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा आपके पास, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो वोल्ट में आएगी, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल क्या है, आपके एक तरह का वोल्टेज ही है। वैल्यू मैं बता देता हूँ भाई, आप कर लेना इसको। ठीक है,
इसका मान जो है वो आपके आएगा 2 वोल्ट। जब इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 वोल्ट। हाँ भाई, आगे देखिए, अब अपने को क्या निकालना है, करंट का मान निकालना है। तो करंट को यहां निकाल देता हूं मैं। I बराबर क्या होता है, ओम के नियम से E/R। E का मान अपने पास आया है कितना, 2 वोल्ट। ठीक है, तो R अपने पास दे ही रखा है, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2/10, और ये आ जाएगा आपके पास 0.2 एम्पियर। तो इस प्रकार से आप I का मान भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको फ्लक्स T के पदों में दे तो आप फैराडे का दूसरा नियम लगाएं और अवकलन करके इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक वर्गाकार लूप जिसकी एक भुजा, वर्गाकार लूप दे रखा आपको, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ गिवन। एक वर्गाकार लूप है, उसकी भुजा का मान दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, उसके बाद देखो जिसका प्रतिरोध, यानी इस भुजा का प्रतिरोध जो है उसका मान कितना है, 0.5 ओम। फिर पूर्व से पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है, यानी एक वर्गाकार लूप है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये आपके नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इस तल में उस कुंडली को ऐसे ऊर्ध्वाधर रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए 0.10, यानी आपकी वैल्यू जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.10 टेस्ला। 0.10 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है, यानी उत्तर से पूर्व दिशा की ओर, पूर्व से उत्तर की ओर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र आपके यहाँ पर स्थापित किया गया है उस कुंडली के आर पार। तो ये कुंडली है और यहाँ से ये जो आपके चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन है। आगे देखो, उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित किया गया चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.70 सेकेंड में समय दे रखा है भाई t, 0.70 सेकेंड, 70 सेकेंड में घटाकर 0 तक लाया जाता है, यानी b का मान जो वो चेंज हो रहा है। b 0.10 टेस्ला से कितना हो रहा है, 0। तो इस समय अंतराल में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको ईएमएफ निकालना है और करंट I का मान निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर जो चुंबकीय ये आपके कुंडली रखी हुई है इस तरह से, और ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से बन रहा है। तो अपन जानते हैं कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा कुंडली के तल के लंबवत होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको नहीं दे रखी वो है आपके थीटा का मान। तो ये जो थीटा है, एरिया वेक्टर और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच का मान, वो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको पास क्या होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। तो देखो ईएमएफ निकालने के लिए अपन फैराडे का दूसरा नियम लगाते हैं। तो फैराडे के द्वितीय नियम से क्या कहता है, ईएमएफ बराबर माइनस साइन d/dt फाई बी। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। और इस फाई बी का जब मान रखोगे, फाई बी क्या होता है, बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी भाई। इस बी ए कोस थीटा को जो है वो आप यहां रख दें समीकरण नंबर 1 में। तो 1/2 से ईएमएफ का मान कितना हो जाएगा, माइनस d/dt। देखो यहाँ पर कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र का मान जो वो बदल रहा है। तो इसका मतलब अवकलन जो हम करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के रेस्पेक्ट में। तो एक बार मैं लिख देता हूँ बी ए, ये हो जाएगा आपके पास बी ए कोस थीटा। ठीक है, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो E बराबर माइनस बी जो वो अवकलन से, ये ए जो वो अवकलन से बाहर आ जाएगा, कोस थीटा भी अवकलन से बाहर आ जाएगा। और अवकलन करना किसको है, ये आप क्या करना है, d/dt dB। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो आगे E का मान जो है वो कितना हो जाएगा, देखो भाई E बराबर
माइनस ए का मान कितना है, आप जानते हो कि भाई भुजा है, वर्गाकार लूप है, और वर्गाकार लूप का एरिया जो है वो क्या होता है, वो होता है आपके भुजा स्क्वायर। तो एरिया का मान आ जाएगा आपके पास 10 गुणा 10 और ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हो अभी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होते हैं, 10 की घात -4, तो 100 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है ए का मान। तो EMF बराबर देखो क्या हो जाएगा, -ए की वैल्यू है आपके 100 गुणा 10 की घात 4, ठीक है। कोस थीटा के लिए अपन क्या लिखेंगे, कोस 45 का मान, और कोस 45 का मान कितना होता है भाई, 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2। और साथ में आपके पास dB/dt यानी चेंज इन चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में चेंज कितना हो रहा है भाई, 0.10 से ये कितना हो रहा है, 0.10 से कितना जा रहा है, ये आपके जा रहा है 0 की ओर। तो यहाँ आ जाएगा 0.10 माइनस 0। और समय कितना लिया इसने, समय दे रखा है आपके पास, ये dt का मान है 0.70 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0.70 सेकेंड। अब इसको सोल्व कर लीजिए भाई, सारी वैल्यू आ गई है। तो EMF का मान जो है वो मैं सीधा लिख देता हूँ भाई। EMF का मान आएगा आपके पास, ये हो जाएगा, E का मान आएगा आपके पास 1.01 गुणा 10 की घात -3 वोल्ट। ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपको करंट निकालनी है। करंट का मान क्या होता है, E/R। E आपने निकाल ही लिया है, R आपको दे रखा है 0.5, तो ये हो जाएगा I बराबर 1.01 गुणा 10 की घात -3 वोल्ट अपॉन कितना 0.5 ओम। तो यहाँ से I का मान आ जाएगा, I की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आप निकाल के देख लेना। ये हो जाएगा आपके पास 2.02 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। मैथमेटिक्स आप करके देख लेना, आंसर इतना ही आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। साथ में लिखते जरूर रहें, या फिर इन सभी क्वेश्चन का जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ जो सोचने वाली बात है वो आपको ये ध्यान रखना कि एंगल जो है वो थीटा वो कितना रहेगा, 45 डिग्री। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आपको गिवन क्या क्या वो लिख लीजिए। सबसे पहले दे रखा आपको स्मॉल r का मान, त्रिज्या का मान दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो 500 फेरे, यानी फेरों की संख्या, कैपिटल N का मान भी दे रखा है 500। उसके बाद बोल रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध की एक वर्ताकार कुंडली को R का, कैपिटल R का मान दे रखा है 2 ओम। वर्ताकार कुंडली को इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में रखा गया। इसे अपने ऊर्ध्वाधर के परितः 0.5 सेकंड में 180 डिग्री से घुमाया गया। कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा जो वो कितने डिग्री घुमाया गया है, इसको 180 डिग्री। तो थीटा जो है वो आपका मान 0 से कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। और समय कितना लिया इसने, समय जो है टाइम वो कितना लिया है, 0.25 सेकेंड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस स्थिति में आपके विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा और करंट का मान कितना होगा। यहाँ पर साथ में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, देखो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसके 2 घटक होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक जो है वो पृथ्वी की सतह के समांतर काम करता है, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको। तो ये B का मान दे रखा है, यहाँ पर कितना है आपको दे रखा है 3 गुणा 10 की घात -5 टेस्ला। तो यहाँ पर देखो भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है उसके अंदर ये फैराडे के द्वितीय नियम से ही अपन सारे क्वेश्चन जो वो सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखो अपन जानते हैं फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है कि E बराबर माइनस साइन, यहाँ क्योंकि फेरे भी दे रखे हैं तो n गुणा d∅b/dt ये हो जाएगा। इसके अलावा E बराबर अपन जानते हैं -d/dt। फ्लक्स क्या होता है भाई, चुंबकीय फ्लक्स होता है BA
कोस थीटा। ठीक है, तो अब यहां देखो कि यहां पर चेंज किस में कर रहा है वो, ये कुंडली अगर ऐसे रखी हुई थी तो उसको उसने 180 डिग्री घुमा दिया। तो अपन जानते हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन 3 तरह से हो सकता है, या तो आप बी बदल दीजिए, या ए बदल दीजिए, या फिर थीटा का मान चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर बी तो कांस्टेंट है और ए का मान भी जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर बदल क्या रहा है, थीटा बदल रहा है, तो बी और ए तो क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा -n बी ए, और ये हो जाएगा d/dt, और कितना, कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए अपने को क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, इस ई का मान निकालना। उससे पहले अपन ए निकाल लेते हैं। तो देखो आर का मान दे रखा है, तो ए क्या हो जाएगा, πr²। तो ए का मान हो जाएगा आपके 3.14 गुणा r², तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि सेंटीमीटर में है तो हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 3.14 गुणा 100 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब यहां पर अपने को चेंज किस में है, थीटा में चेंज है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, E बराबर ये आपके हो जाएगा -nba, और चेंज इन थीटा जो है वो कितना चेंज हो रहा है, 0 से 180। तो इसका मतलब ये आपके चेंज आ जाएगा 180 - 0। ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, कोस 180 - कोस 0 अपॉन इस 0 से 180 होने में, 0 से 180 होने में टाइम कितना लगा भाई, 0.25 सेकेंड। देखो यहाँ मैंने अवकलन नहीं किया भाई, अवकलन इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें थीटा का मान दे रखा है कि 0 से 180 हो जाएगा, तो थीटा 1 तो 0 है और थीटा 2 कितना है, 180 है, और समय कितना लगा, 0.25। तो ये माफ आ जाएगा। अब सारी वैल्यू रख दो, ई बराबर देखो -n की जगह तो आ जाएगा 500। ठीक है, बी की जगह आ जाएगा 3 गुणा 10⁻⁻5। एरिया का मान आ जाएगा आपके पास 3.14 गुणा 100 गुणा 10⁻⁻⁴। कोस 180 का मान जो है वो कितना होता है, -1 होता है, और कोस 0 का मान भी 1 होता है। तो -1 ये हो जाएंगे -2/0.25। इसको सोल्व कर लीजिएगा अभी, और मान मैं सीधा बता देता हूँ आपको, आंसर आप मिलान कर लेना। मान आएगा आपके पास, इसकी वैल्यू आएगी 3.768 गुणा 10⁻³ वोल्ट। देखो विद्यार्थियों, अगर एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन आती है तो अगर आपके पास समय बचता है तभी आपको पूरे एग्जैक्ट उत्तर निकालने हैं। अगर समय नहीं बचता है तो आप ये गिवन दे रखा है जो है और कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं वो लिख देना, सारी वैल्यू रखकर इतना करके छोड़ देना, तभी आपके नंबर जो वो पूरे में से पूरे मिलेंगे। अगर इजी कैलकुलेशन आती है तब आप कर लेना, ज़्यादा यहाँ पर समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो अपने को क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट अपन जानते हैं ओम के नियम से, I बराबर क्या जाएगा, E/R। तो E तो निकाला अभी अपन ने, 3.768 × 10⁻³ और कैपिटल R का मान है 2 ओम। इसको भाग करोगे तो जितना आ रहा है आंसर मैं बता देता हूँ भाई, आंसर आएगा आपके पास 1.88 गुणा 10⁻³ एम्पियर। तो ये आपके आंसर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन जो वो किस तरह के आते हैं। आपके फैराडे का द्वितीय नियम इस्तेमाल करना होता है और साथ में आपसे ईएमएफ पूछता है और करंट का मान पूछता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। देखिए चित्र में विभिन्न आकार के समतल लूप जो कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं अथवा क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं दिखाए गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल के अभिलंबवत किंतु प्रेक्षक से दूर जाते हुए हैं। लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रत्येक लूप में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें आपको एक डायग्राम दे रखा है इस तरह से, और इस चिन्ह का मतलब आप समझते हो। इस चिन्ह का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर
इसका मतलब जो व्यक्ति देख रहा है उसके लिए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर जा रही है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब आपको 3 डायग्राम दे रखे हैं। एक डायग्राम तो ऐसा है, ठीक है, और उस पे नाम दे रखा है ए बी सी डी, और ये इस तरफ से गति कर रहा है, ठीक है। और एक आपके ऐसे दे रखा है ए बी सी, और तीसरा जो है वो यहाँ दे रखा है आपके इस तरह से कोई आकृति है, और ये बाहर की ओर गति कर रहा है। नाम दे रखा है इसको ए बी सी और डी। आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक लूप में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको मैं आकृति दे देता हूँ फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकंड, ये हो जाएगी थर्ड। हाँ जी, तो देखिए पहली आकृति आंसर देखिए कि धारा की दिशा क्या होगी। लेंज का नियम क्या कहता है भाई? लेंज का नियम ये कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी। अब आप ये देखो कि ये जो आकृति है ये अंदर की ओर आ रही है, तो अगर ये आकृति अगर अंदर की ओर गति करेगी तो सीधी सी बात है कि भाई इसका फ्लक्स का मान जो है वो वृद्धि होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी। अभी देखिए यहाँ पर इस स्थिति में आधा भाग खाली है, और जैसे ये इसके अंदर आ जाएगी तो बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे होकर गुजरेगी। इसका मतलब जब ये आकृति अंदर की ओर प्रवेश करती है तो इसके फ्लक्स में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि वो इस चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का क्या करे? विरोध करे। और विरोध करने का तरीका क्या है कि वो अपना चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बनाएगी कि इस चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन हो। तो यहाँ पर क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है अंदर की ओर, और यहाँ पर इस कुंडली को जब अंदर की ओर गति करवाते हैं तो इसके फ्लक्स में क्या हो रही है? वृद्धि। तो अब क्या होना चाहिए? फ्लक्स में कमी होनी चाहिए। कमी होने के लिए ये देखिए दाहिने हाथ का रूल अगर आप लगाओगे तो अगर धारा की दिशा इस प्रकार से होगी, ए बी और सी डी की ओर जाती हुई, तो ये आपका अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो यानी कि इस लूप में धारा की दिशा इस प्रकार से प्रभावित होनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र इसके क्या बने? विपरीत बने। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली आकृति के लिए प्रेरित धारा की दिशा ए बी सी डी ए लूप की दिशा में होगी। हाँ भाई, क्यों होगी? क्योंकि जब ये लूप आपके अंदर की ओर आएगा तो इसके फ्लक्स में वृद्धि होगी, और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि वो इस वृद्धि का विरोध करे, तो चुंबकीय क्षेत्र वो विपरीत दिशा में बनाएगा। अब आ जाइए आप सेकंड में देखिए कि ये जो लूप है ये बाहर की ओर निकल रहा है। तो अभी ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैक्सिमम गुजर रही है। जैसे ये आकृति बाहर निकलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम गुजरेगी। इसका मतलब यहाँ पर फ्लक्स में क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये लूप जब वो बाहर जाएगा तो इसके फ्लक्स में कमी होगी। तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि वो इस कमी का क्या करेगी? विरोध करेगी। तो अपना जो वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी इस बार वो इसके सपोर्ट में बनाएगी ताकि चुंबकीय क्षेत्र में मान में कमी नहीं हो। तो अगर हम इस तरह से दिशा देखेंगे तो ये तो आपके किधर जाएगी? बाहर की ओर। तो इस बार तो हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो कम हो रहा है, यानी उसका मान कम नहीं होना चाहिए, तो सपोर्ट करना है। तो इस बार ये डायरेक्शन ऐसे होगी, ए सी बी ए की तरफ, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख देंगे कि प्रेरित धारा की दिशा तो इस तरह से देखें, ए सी बी की तरफ। ये मैं एक बार नामकरण देख लेता हूं भाई, ए सी बी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी प्रेरित धारा की दिशा लूप ए सी बी ए की दिशा में। तो सीधा सा हिसाब आपको ये रखना है कि अगर फ्लक्स में वृद्धि हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में बनाना है, अगर फ्लक्स में कमी हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र दी हुई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही बनाना है। तो यहाँ पर क्योंकि ये लूप बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स में कमी हो रही है, और ये जो कुंडली है ये क्या चाहती है कि भाई कमी नहीं होनी चाहिए, तो धारा की दिशा इस प्रकार से बहेगी। तो ये अपना चुंबकीय जो अंगूठा है वो अंदर की ओर आपके चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा। अब तीसरा देख लीजिए, तीसरी आकृति क्या कहती है? क्योंकि इस तीसरी आकृति में भी क्या हो रहा है भाई, ये लूप जब वो बाहर जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या इससे गुजरने वाले उसकी कमी होगी, और कमी होगी इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रही है? कमी। तो ये जो कुंडली है इसमें विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि वो इस कमी का विरोध करेगी, और इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है इस चुंबकीय क्षेत्र के समान दिशा में होना चाहिए। तो इस बार भी डायरेक्शन इस तरह से होगी, ए से बी और सी डी की ओर, ताकि
इस दिशा में अगर जाएगा ये दाहिने हाथ के नियम से, तो अंगूठा जो है वो आपको चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा। तो क्योंकि तीसरे लूप में भी ये कुंडली जो है वो बाहर जा रही है, यानी फ्लक्स में कमी हो रही है, और ये कुंडली क्या चाहती है कि फ्लक्स में कमी नहीं हो, इसलिए ये इस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इस बने हुए चुंबकीय क्षेत्र को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर प्रेरित धारा की दिशा लूप किधर से किधर, ए बी सी डी ए की तरफ, ए बी सी डी ए की तरफ होगी। तो विद्यार्थियों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, फिर से देख लेना इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको प्रेरित धारा की दिशा बतानी है। धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार से होती है कि वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। अब क्योंकि यहाँ पर ये कुंडली अंदर आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ फ्लक्स में वृद्धि हो रही है, तो धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि वृद्धि का वो विरोध करे। वृद्धि का विरोध कब होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में बने। तो ये डायरेक्शन जो है वो आपके कुछ इस तरह से रहेगी, ए बी सी डी। तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बाहर की ओर बन जाएगा। इन दोनों आकृतियों में, क्योंकि ये दोनों आकृतियां जो वो बाहर की ओर निकल रही है, यानी फ्लक्स में कमी हो रही है, तो चुंबकीय विद्युत धारा की इस दिशा इस प्रकार से होगी कि जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो इनको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ताकि फ्लक्स में कमी नहीं हो। तो इस बार जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र इस बार आपके इस अंगूठे की दिशा में अंदर की ओर बनेगा। यहाँ भी सेम डायरेक्शन, यहाँ भी सेम डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर आपको ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।